आप जाकर के किसी से बिहार में पूछ लीजिए, मैं घूमता हूँ बिहार में, जब अभी लौट के आया हूँ, बिहार में था, कई डिस्ट्रिक्ट का दौरा मैंने किया, वहाँ किसी से पूछ लीजिए, सब यही कहते हैं कि ये टारगेटेड इनका मूव होता है, ये पर्टिकुलर एरियाज़ में जाते हैं। अब मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में जाएंगे, वहाँ रैली करेंगे, वहाँ लोगों से बात करेंगे, उनकी रैलियाँ वहाँ होती हैं, और वहाँ नौजवानों को ये कह के कि हम प्लान रोक देंगे, हम रोज़गार देंगे, ये कह के उनको बहकाने की कोशिश करते हैं। ये सारे इश्यूज़ हमारे हैं, रोज़गार देने का एजेंडा हमारा एजेंडा है, प्लान रोकने का एजेंडा हमारा एजेंडा है, महिलाओं की परिस्थिति, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का एजेंडा हमारा एजेंडा है। ये उसी को लेकर के वो जनता में जाकर के बता रहे हैं कि हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। और वहीं जा रहे हैं जहाँ माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जहाँ दलित समुदाय के लोग हैं, इन जगहों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहा गया है इनके पीछे एक शक्ति है, वो शक्ति इनको फंड कर रही है, उस शक्ति के इशारे पर वो काम कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, और उन्हीं जगहों पर जा रहे हैं जहां वो राष्ट्रीय जनता दल का या गठबंधन का वोट काट सकें। वो इनका ही बुनियादी मकसद है। और क्या होगा, राष्ट्रीय जनता दल का वोट कटेगा, ये गठबंधन का वोट कटेगा, महागठबंधन का वोट कटेगा, तो फायदा किसको होगा? प्रशांत किशोर जीतने की स्थिति में तो नहीं है, एक सीट भी नहीं निकाल पाएंगे, ये बिल्कुल साफ है, नहीं निकाल पाएंगे, वोट काटेंगे ज़रूर। और वोट कटवा के तौर पर ये वहाँ काम कर रहे हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। इसलिए बीजेपी के एजेंट के तौर पर हम उनको देखते हैं, जनता उनको बीजेपी के एजेंट के तौर पर देखती है। वहाँ सीमांचल में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है और कैंपेनिंग भी तेज़ हो गई है। वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी ने 3 मई से अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार इशारा भी दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आरजेडी के साथ हैं, तो उस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, पहली बात तो यह है कि भारत एक सेकुलर आइन पर चलने वाला मुल्क है। सेकुलर आइन की बुनियाद पर हमारी जो निज़ाम हमारा है, जो व्यवस्था है, वो उस पर कायम है। धर्म के आधार पर अगर आप किसी विशेष धर्म विशेष के आधार पर अगर आप पार्टी बनाते हैं, तो आपकी पार्टी जाहिर है कि आइन के जो उसूल हैं उसके खिलाफ एक तरह की पार्टी है। ये सब ज़माना गया, अंग्रेज़ों के ज़माने में ये होता था। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और भी इस तरह की दूसरी जो तंजीमें थी, वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बनाई जाती थी। हम एक आज़ाद भारत में हैं, हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, जो हमें एक जमहूरी और सेकुलर निज़ाम की तरफ ले जाने वाला और हमारे अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने वाला निज़ाम हो। बाबा साहब का ही ख्वाब था, सबकी बराबरी हो, मसावत हो, समानता हो, समान अधिकार सबको हो, ये हमारा आइन कहता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का नाम आप सब जानते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों की एकता की पार्टी, यही मानी हुआ ना उसका, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी वो मजलिस, वो पार्टी जो मुसलमानों की इत्तेहाद की पार्टी। कहीं से आइन से मेल खाता है इस पार्टी का नाम, इस पार्टी का चरित्र, इसका किरदार। तो ये ऐसे मुल्क में जहाँ एक सेकुलर बुनियाद पर हुकूमत और सियासत का निज़ाम है, आप वहाँ धर्म के निज़ाम के हवाले से, धर्म के आधार पर आधारित हुकूमत करना चाहते हैं और सियासत करना चाहते हैं। किसको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं आप? धर्म के आधार पर सियासत करने वाली और पार्टियाँ हैं। भाजपा का तो मेन मोटो ही वही है, वही मकसद है। 80 और 20 की सियासत, योगी जी ने तो साहब खुलेआम कहा कि हमारी सियासत, हमारी राजनीति 80-20 की राजनीति है, यानी 80% हिंदू और 20% माइनॉरिटीज़। अलग कर दो माइनॉरिटीज़ को, हम 80% के लीडर हैं, हम 80% के कल्याण के लिए काम करेंगे, उनके उत्थान के लिए काम। ये मोदी जी रिकॉर्ड पे, ये योगी जी रिकॉर्ड पे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट करते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं कि ये तो मंगलसूत्र छीन के ले जाएगा, ये भैंस खोल के ले जाएगा, इनको कपड़े से पहचानो, ये घुसपैठिए हैं, क्या कहा उन्होंने पिछले इलेक्शन में? यही सब उनके बड़े बड़े नारे यही सब थे, हर जगह, हर तकरीर, हर रैली में ही तकरीर करते थे वो। और अभी उन्होंने हाल में ये बात कही है, एक अभी कहते तो कहा कि ये कांग्रेस क्यों नहीं मुसलमान को अपना प्रेसिडेंट बना देती है, कांग्रेस क्यों नहीं 50% सीट पार्लियामेंट की और असेंबली की देती है मुसलमानों को। क्या दर्शाता है ये? उनका जहन सिर्फ फ़िरका परस्ताना बुनियाद पर सियासत करने में माहिर है। वो यही करना चाहते हैं और यही करते रहे 11 वर्षों से। बिहार की जनता ये बर्दाश्त नहीं करने वाली। बिहार की जनता बहुत ही सेकुलर जनता है, इसीलिए आज तक बिहार में भाजपा कदम नहीं जमा पाई। तो ये जो वहाँ हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो काम कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, भाजपा की 80-20 की सियासत को वो मुस्तहकम कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। ये उनका मकसद है,
जो मुखालिफ है, मुस्लिम मुखालिफ है, माइनॉरिटी मुखालिफ है। इस सियासत का बुनियादी मकसद माइनॉरिटीज़ को आइसोलेट करना है। माइनॉरिटीज़ अगर एक साथ हो भी गए, एक तो अव्वल तो ये कि माइनॉरिटीज़ इतने होशियार हैं कि वो इनके बहकावे में नहीं आएंगे और फ़िरका परस्ताना सियासत के शिकार नहीं बनेंगे, वो अपनी अलग दुकान नहीं खोलेंगे। मुसलमान इस मुल्क में सबसे सेकुलर कम्युनिटी है। मुसलमान हमेशा हर सेकुलर पार्टी को वोट देता रहा है, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे लेफ्ट पार्टीज रही हो, चाहे दूसरी राज्यों की जो रीजनल पार्टियां रही हैं, उन सबको देते हैं जो सेकुलर लाइन पर जो पार्टियां काम करती हैं। मुसलमान कभी ब्लॉक में वोट नहीं करता। मुसलमान ये देखता है कि इस मुल्क के आइन के मुताबिक सेकुलर खतूत पर चलने वाली पार्टी कौन सी है, उसको मुसलमान वोट देता है। तो असदुद्दीन अवैसी साहब का खेल ये है कि वो चाहते हैं कि सेकुलर वोट्स में सेंध मारे। मुसलमानों के जो नौजवान हैं, बहुत से लोग ऐसे बिल्कुल एक नया जो जिनके अंदर जोश है, और उनको वर्गला रहे हैं और अपनी तरफ बुला रहे हैं। जहाँ तक रही बात, आपने कहा कि वो अलायंस करना चाहते हैं जनता दल आरजेडी के साथ और महागठबंधन के साथ। वो एक चैनल पे भी उनके एक तर्जुमान ने ये बात कही कि हम अलायंस करना चाहते हैं, हमको क्यों नहीं गठबंधन में ले लेते हैं आप। भाई आप तो पहले से गठबंधन में हैं, भाजपा के साथ आपका पहले से गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका पहले से अलायंस है, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आप देख लीजिए उठा करके हिस्ट्री, जहाँ जहाँ इलेक्शन वो लड़े हैं वहाँ वहाँ उन्होंने सेकुलर क़ुव्वतों को नुकसान पहुंचाया है और भाजपा को फ़ायदा पहुंचाया। 10% 15% वोट काट करके उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी को। तो अलायंस तो उनका है ही, वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के अलायंस हैं, उनके गठबंधन का हिस्सा हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसीलिए कभी जो केंद्र की सरकार है भाजपा की, न कभी असदुद्दीन अवैसी साहब पे हाथ डालती है, न कभी प्रशांत किशोर के ऊपर हाथ डालती है। कहाँ से पैसे आते हैं इतने, कहाँ से प्रोपेगेंडा चलता है, कहाँ से ये रैलियाँ होती हैं, करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं कहाँ से हो रहे हैं? बगैर पैसे की रैलियाँ होती हैं क्या? बगैर पैसे को झंडियाँ लाखों रुपए की लगती हैं, बैनर्स लगते हैं, लोग चलते हैं, बगैर पैसे को आते हैं? कहाँ से पैसा आ रहा है? क्यों नहीं केंद्र सरकार उन पर ईडी लगाती है, उनके इनकम टैक्स का हिसाब मांगती है? ये कहीं ना कहीं साठगांठ है। तो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब पहले से वो भाजपा के अलायंस में हैं, एलाइज हैं, उनके लिए इनडायरेक्टली वो काम कर रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है उनकी। हमें तो सेकुलर खतूत पर काम करने वाले लोगों को, सेकुलर आइडियाज़, सेकुलर आइडियोलॉजी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो पार्टियां हैं, हम उनके साथ अलायंस में हैं। हमारा बिहार में बहुत ही मजबूत गठबंधन है, बहुत स्ट्रांग है। हमें राष्ट्रीय जनता दल है और कांग्रेस है और वाम दल है, कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, उनके साथ हमारा अलायंस है और बहुत मजबूत अलायंस है, और उस अलायंस में जनता का पूरा विश्वास है। एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है ना अपनी खोई हुई ज़मीन तलाश कर रही है बिहार में, क्या इस बार वो खोई हुई ज़मीन तलाश कर पाएगी, मतलब हासिल कर पाएगी? जो परिस्थितियां देश की हैं उसमें अब तजर्बे नहीं हो सकते, एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो सकते। फाइनल डिटर्मिनेशन के साथ हमें इस सिचुएशन को फेस करना है और हराना है, डिफीट देना है फिरका परस्त पार्टियों को, बीजेपी को डिफीट देना है। और बिहार की जनता इसके लिए तैयार है, क्योंकि बिहार में कभी भी बीजेपी की दाल नहीं गली है, इसीलिए वो कंधे पर सवार होकर के नीतीश कुमार जी के वो हुकूमत करती है। वो कभी जनता ने अपना विश्वास नहीं जताया मोदी जी, ये बिहार में उनको हुकूमत नहीं दिया। बिहार की सतह पे पार्लियामेंट की सीटें बहुत सारी आ जाती हैं बीजेपी के पास, लेकिन विधानसभा की सीटों में वहाँ की जनता बहुत अक्लमंदी के साथ वोट करती है और वो जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वहाँ बन गई तो पूरे बिहार में एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जो हमेशा कहीं ना कहीं फसाद, कहीं ना कहीं दंगा, और इसी उलझा करके वो रख देंगे। इसीलिए जनता वहाँ की भारतीय जनता पार्टी को कबूल नहीं करती है। तो कांग्रेस की खोई हुई बिसात, देखिए कांग्रेस की खोई हुई बिसात जो है वो ख़त्म हुई थी। कब ख़त्म हुई थी? जब ये नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, इस तरह की जो घटनाएं घटी, उस घटना की वजह से माइनॉरिटीज़ भी उनसे दूर हो गए थे। उस घटना की वजह से जाहिर है कि और भी लोग जो दलित पार्टियों ने, कई दलित ओबीसी, उनकी जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, और जो जिस तरह से वो अपने रीजन, अपने रियासत, अपने बिहार या दूसरे रियासतों में वो तरक्की चाहते थे, विकास चाहते थे और अपनी नुमाइंदगी चाहते थे। आप हुकूमत करते रहे इतने दिनों तक, कांग्रेस हुकूमत किया बहुत अरसे तक। उस हुकूमत में नुमाइंदगी किसके हाथों में रही? ज़्यादातर ऐसे लोगों के हाथों में रही जो समाज के बिल्कुल जो एलिट क्लास के लोग थे, जो बड़े कास्ट के लोग थे, उन लोगों के हाथों में रही पूरी नुमाइंदगी। दलितों के हाथों में नहीं रही नुमाइंदगी, ओबीसी के हाथों में नहीं रही नुमाइंदगी, माइनॉरिटीज़ के हाथों की नुमाइंदगी उनको नहीं मिली, माइनॉरिटीज़ को किसी को नुमाइंदगी नहीं मिली। इसलिए इस तरह की जो सियासत थी जिसमें मार्जिनलाइज करके रख दिया था कांग्रेस ने, उस ज़माने की कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ,
कांग्रेस के उस ज़माने की गलतियां जो रही हैं उन गलतियों को पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। खुद हमारे ये राहुल गांधी भी उन गलतियों को स्वीकार करते हैं, ये मानते हैं कि कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की हैं पास्ट में, लेकिन अब हम उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। तो ठीक है, आप आइए सुधारिए, हमारे साथ काम कीजिए, मिलकर के हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए प्रायोरिटी है देश को एक तरह से सर्कुलर लाइन पर मजबूत करना, देश में सद्भाव बढ़ाना, देश की जो आवाम जो है उनके अंदर जो निफाक पैदा करने की कोशिश करती है बीजेपी, हम उस भेदभाव को ख़त्म करना चाहते हैं, इत्तेफाक चाहते हैं, एकता चाहते हैं। और जाहिर है कि आज कांग्रेस हमारे साथ मिलकर के काम कर रही है और हम मिलकर के काम करेंगे, देश को मजबूत करेंगे, सेकुलर क़ुव्वतों को मजबूत करेंगे। हम समाज में जो भेदभाव है, जो नाइंसाफ़ी है, हाँ सामाजिक न्याय जो हमारा एजेंडा है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत जो है हमारी जो बनी थी 17 महीने की सरकार, उसमें हमने इसी पूरी कोशिश की। हमने कहते हैं ना कि जो आज भारतीय जनता पार्टी को हमने घुटने पर ला दिया, सामाजिक न्याय के सवाल पर, कास्ट सेंसस के सवाल पर, जातिगत जनगणना के सवाल पर हमने उन्हें घुटने पर ला दिया। कल तक तो सभी मुखालफत कर रहे थे। योगी जी कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, हमारे मोदी जी कह रहे थे एक हैं तो सेफ हैं, यानी जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए थी, उसके मुखालिफ थे। आज हमने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी, हमारे गठबंधन ने जो इंडिया गठबंधन है उसने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि आज वो घुटने पर आ गए हैं और हमारे उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक तरह से फैसला लिया है। लेकिन बहुत पेच है उसमें। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही श्रूड पार्टी है, बहुत ही शातिर पार्टी है। आपने देखा महिलाओं को आरक्षण देने का जो फैसला हुआ, क्या हुआ, खटाई में पड़ा हुआ है। 29 के बाद देखा जाएगा। इसी तरह से ये फैसला तो हो गया है, लेकिन जाने कब होगा, जातिगत जनगणना होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल से तो जनगणना ही नहीं हुआ। 21 में होना था, 5 साल होने को आ रहे हैं। उस जनगणना का रिजल्ट बहुत पहले आना चाहिए था, अभी तक नहीं कराया उन्होंने। और जाहिर है कि ये टालेंगे उसको। पैसे भी कटौती कर दी। जनगणना के लिए जो पैसे चाहिए, जो फंड एलोकेट हुआ था, उस फंड को उसका 1/3 बिल्कुल 1/3 पे ला दिया है। 2/3 हिस्सा उन्होंने कटौती कर दी है। कैसे हम विश्वास कर लें कि वो इसके लिए कमिटेड है, वो उसके लिए ईमानदारी से काम करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको काम करने पर मजबूर करेंगे। हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा एजेंडा है कास्ट को जस्टिस मिलना। जो डिप्राइव्ड कास्ट हैं, जो डिप्राइव्ड जातियां हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनका शोषण होता आया है, उनको उनका हक मिले, उनका प्रतिनिधित्व मिले, और तमाम सरकारी स्कीमों में, कल्याणकारी स्कीमों में उसी रेशियो में उनको फंड अलॉट किया जाए और उसी तरह से उनकी हर जगह नुमाइंदगी हो, उनका विकास हो, उनकी तरक्की हो, उनका कल्याण। ये हमारा एजेंडा है।